हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको वो 3 अपनी तरफ से बेस्ट मिड कैप फंड्स बताने वाला हूँ। उनकी थोड़ी डिटेल्स हम देखेंगे, किन कंपनीज में और किन सेक्टर्स में उन्होंने पैसा लगाया है, और हम साथ में देखेंगे कि उन्होंने पिछले 5 सालों में कैसे रिटर्न दिए है। और एंड में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि क्या आप इन तीनों म्यूचुअल फंड्स में एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना इसमें ओवरलैप हो रहा है अगर आप साथ में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, मिड कैप फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो टॉप की 101 से 250 कंपनीज में अपना मेजर पैसा यहाँ पर लगाता है। और अगर आपको इसमें अच्छा पैसा कमाना है तो आप कम से कम मेरे हिसाब से 5 से 7 साल का पीरियड रखें अगर आप मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आइए अब दोस्तों देख लेते हैं कि ये कौन से टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो फंड यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ वो है पीजीएम इंडिया का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। तो ये अभी जो फंड है इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो चल रहा है वो 1100 करोड़ से ज़्यादा का चल रहा है, और एक्सपेंस रेशियो भी इसकी काफ़ी कम यहाँ पर दिख रही है। सिर्फ 0.55% की एक्सपेंस रेशियो इस फंड की है। अगर अब मैं बात करता हूँ इसकी रिस्क रेशियोज पे, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 20.33 चल रहा है, वहीं शार्प रेशियो इसका 0.73 है, और वहीं टर्नर रेशियो इसका 0.17 चल रहा है। तो दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि एक फंड कितना वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, वहीं शार्प रेशियो और टर्नर रेशियो हमें बताता है कि वो कितनी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेटर दे पा रहा है। तो ये फंड जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी ज़्यादा लग रही है मुझे, यानी कि ये थोड़ा वॉलेटाइल ज़्यादा है फंड। वहीं शार्प रेशियो और टर्नर रेशियो से ये अच्छा लग रहा है, ये साफ इससे लग रहा है कि ये बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है। अब अगर मैं बात करूँ इस फंड्स की एलोकेशन पे, तो लार्ज कैप कंपनीज में इसने 6% पैसा लगाया हुआ है, वहीं मिड कैप कंपनीज में 77% और स्मॉल कैप कंपनीज में 14% पैसा इसने लगाया हुआ है। वहीं अगर हम सेक्टर पे बात करते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर में इसने 16% पैसा लगाया हुआ है, वहीं इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में इसने 15 और 14% के आसपास पैसा लगाया हुआ है, वहीं ऑटोमोबाइल और सर्विस सेक्टर में इसने 9 और 8% पैसा लगाया हुआ है। और इसके टॉप 5 सेक्टर्स इसके 64% की एलोकेशन यहाँ पर रख रहे हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड ने मेजर किन कंपनीज में अपना पैसा लगाया हुआ है। अब अगर हम कंपनीज पे यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने माइंड ट्री में लगाया हुआ है 4.5% के आसपास, वहीं नेट टेक्नोलॉजीज में इसने 4% पैसा लगाया हुआ है, और वोल्टास में भी इसने 4% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। वहीं चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, MTAR टेक्नोलॉजी, SKF इंडिया, कमिंस इंडिया, IRCTC, मैक्स फाइनेंशियल और HDFC बैंक जैसी कंपनीज इसके टॉप 10 के पोर्टफोलियो में शामिल है। तो ये मेजरली सारी ही कंपनी मिड कैप कंपनीज हैं। एक HDFC बैंक को छोड़ के, HDFC बैंक जो है वो एक लार्ज कैप कंपनी है, तो मोस्टली इसने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है यहाँ पर वो लार्ज कैप कंपनीज में कम है और मिड कैप कंपनीज में ही ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड ने रिटर्न कैसे दिया अगर आपने वन टाइम इन्वेस्ट किया होता। अगर आपने वन टाइम इस फंड में 10,000 रुपये लगाए होते तो एक साल में आपका 10,000 रुपये इस फंड ने 21,000 रुपये कर दिया, यानी कि 100% से भी ज़्यादा की रिटर्न। वहीं 2 सालों में इस फंड ने आपके 10,000 रुपये 18,500 रुपये कर दिए। वहीं अगर हम 5 सालों पर बात करते हैं तो 5 सालों में इस फंड ने आपके पैसे 24,000 रुपये से भी ज़्यादा के कर दिए, यानी कि 150% के आसपास की रिटर्न दी है इस फंड ने, अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपये लगाए होते। अब अगर हम बात करें SIP इन्वेस्टमेंट की, SIP इन्वेस्टमेंट में भी इसने अच्छी ही रिटर्न दी है। अगर आपने 1,000 रुपये पर मंथ से SIP शुरू कराई होती तो 12,000 की लागत पे इस फंड ने 18,000 रुपये बना दिए। वहीं 2 सालों में 24,000 रुपये आपके 41,000 रुपये बन गए हैं, और 3 सालों में 36,000 रुपये आपके 63,000 रुपये बन गए हैं। वहीं 5 सालों में इस फंड ने आपके 60,000 की लागत 1,10,000 से ज़्यादा की बना दी है, यानी कि SIP इन्वेस्टमेंट में इस फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अब आइए दूसरा फंड हम यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा फंड जो मुझे अच्छा लगता है वो है एक्सिस मिड कैप का फंड। तो ये भी एक मिड कैप फंड है जैसे कि हमने बताया था, और इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है वो 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का चल रहा है। काफ़ी फेमस फंड है ये मिड कैप की कैटेगरी में। और अगर हम इसकी एक्सपेंस रेशो देखते हैं तो इसकी एक्सपेंस रेशो भी काफ़ी कम है, सिर्फ 0.51% की एक्सपेंस रेशो इस फंड की चल रही है। अब अगर हम इसकी भी रिस्क रेशोज पे यहाँ पर बात करें तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन चल रहा है 16.49, वहीं शार्प रेशो इसका 0.87 है, और टर्नर रेशो इसका 0.19 है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से ये फंड बेटर वॉलेटिलिटी हमें दिख रही है अगर मैं इसको पीजीएम इंडिया से कंपेयर करता हूँ। वहीं शार्प रेशो और टर्नर रेशो भी इस फंड की बेटर है अगर हम इसको दूसरे फंड से यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड ने कहाँ एलोकेशन किया हुआ है।
अब अगर हम एलोकेशन पे यहाँ पर बात करते हैं तो इस फंड ने लार्ज कैप कंपनीज में 27% के आसपास पैसा लगाया हुआ है, वहीं मिड कैप कंपनीज में 66% और स्मॉल कैप कंपनीज में सिर्फ 0.05%। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली बात है कि पीजीएम इंडिया वाला जो फंड था वो मिड कैप और स्मॉल कैप में मेजर एलोकेशन रख रहा था, वहीं ये फंड जो है ये लार्ज कैप में भी 27% पैसा लगा रहा है। यानी कि इस फंड में आपकी जो रिस्क है वो कंपैरेटिवली कम यहाँ पर दिख रहा है। अगर अब हम यहाँ पर सेक्टर की बातें करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में इस फंड ने 22% पैसा लगाया हुआ है, केमिकल सेक्टर में 14%, उसी तरह सर्विस और कंज्यूमर ड्यूरेबल में 9% के आसपास इस फंड ने पैसा लगाया हुआ है। वहीं टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इस फंड ने 8% पैसा लगाया हुआ है और टॉप 5 सेक्टर्स इस फंड के 63% की यहाँ पर एलोकेशन लग रहे हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड ने मेजरली किन कंपनीज में अपना पैसा लगाया हुआ है। अब अगर हम टॉप 10 कंपनीज पे बात करते हैं तो इस फंड ने सबसे ज़्यादा पैसा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में लगाया हुआ है, लगभग 6% के आसपास। वहीं वोल्टास में 4%, एस्ट्रल पॉलीटेक्निक में 3.5%, उसी तरह पीआई इंडस्ट्रीज और बजाज फाइनेंस में 3% के आसपास पैसा इसने लगाया हुआ है। वहीं एचडीएफसी बैंक में भी इसने 3% पैसा लगाया हुआ है। उसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, आईसीआईसी बैंक और जेके सीमेंट जैसी कंपनीज भी टॉप 10 के पोर्टफोलियो में यहाँ पर दिख रही है। तो दोस्तों इस फंड में और पीजीएम इंडिया के फंड में यहाँ पर टॉप 10 कंपनीज में भी हमें फ़र्क दिख रहा है कि इसकी जो टॉप 10 कंपनीज है उसमें लार्ज कैप कंपनीज भी काफ़ी हमें दिख रही है, जैसे कि बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक। तो इसके पोर्टफोलियो में हमें टॉप 10 में भी काफ़ी कंपनीज लार्ज कैप की दिख रही हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड ने आपको रिटर्न कैसे बना के दी है। अगर हम रिटर्न पे बात करते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे, तो अगर आपने 10,000 रुपये से अपनी शुरुआत की होती तो एक साल में इस फंड ने आपके 10,000 रुपये 16,000 रुपये बना दिए, यानी कि 62% के आसपास की रिटर्न। वहीं 2 सालों में वही पैसा आपका 15,500 रुपये के आसपास दिख रहा है और 3 सालों में लगभग सेम ही रिटर्न दिख रही है, 16,000 की रिटर्न यहाँ पर दिख रही है। वहीं अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपये लगाए होते तो वो पैसा आपका इस फंड ने 25,000 रुपये से ज़्यादा का कर दिया है, यानी कि 150% के आसपास का रिटर्न। तो दोस्तों इस फंड ने भी काफ़ी अच्छी रिटर्न दी है। अगर हम 5 सालों में देखते हैं तो इसने पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को बीट किया है, वहीं 1 और 2 और 3 सालों में पीजीएम इंडिया ने बेटर यहाँ पर करता हुआ दिखा है। अब अगर हम यहाँ पर एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं तो अगर आपने 1,000 रुपये पर मंथ से एसआईपी शुरू कराई होती तो आपकी 12,000 की लागत इस फंड ने 16,000 के आसपास बना दी है। वहीं 2 सालों में 24,000 की लागत 34,000 रुपये के आसपास बन गई है और 3 सालों में 36,000 रुपये लगा के आपने 54,000 रुपये उसको बना लिया है। उसी तरह अगर हम 5 सालों में आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपकी 60,000 की लागत इस फंड ने 1 लाख रुपए से ऊपर की बना दी है। तो रिटर्न के मामले में दोस्तों ये फंड भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा करता हुआ दिख रहा है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं तीसरा फंड जो मुझे बहुत अच्छा लगता है मिड कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। तो ये भी एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 11,000 करोड़ का चल रहा है। और अगर हम एक्सपेंस रेशो पे यहाँ पर बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशो भी बेहद कम है, सिर्फ 0.55% का एक्सपेंस रेशो इस फंड का चल रहा है। अब अगर हम बात करें इस फंड की भी रिस्क रेशियोज पे तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 18.32 है, वहीं शार्प रेशियो 0.6 है और टर्नर रेशियो इसकी 0.14 है। तो यानी कि दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में ये पीजीएम इंडिया से बेटर है, वहीं एक्सिस मिड कैप से खराब इसकी एक्सपेंस रेशियोज हमें यहाँ पर दिख रही है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड की एलोकेशंस कहाँ पर है। तो लार्ज कैप कंपनीज में इसने 11% के आसपास पैसा लगाया हुआ है, वहीं मिड कैप कंपनीज में 76% और स्मॉल कैप कंपनीज में इसने 10% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। वहीं अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन पे बात करें तो केमिकल सेक्टर में इसने सबसे ज़्यादा एलोकेशन किया हुआ है 17% का, इंजीनियरिंग सेक्टर में 15% और फाइनेंशियल सेक्टर में भी 14%। वहीं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी इसने अच्छा खासा 13% का एलोकेशन किया हुआ है और हेल्थ केयर सेक्टर में 7% एलोकेशन यहाँ पर दिख रहा है। तो दोस्तों इस फंड की जो एलोकेशन है वो देखकर एक चीज़ समझ आ रही है कि एक्सिस मिड कैप से कम लार्ज कैप कंपनीज में ये इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन पीजीएम इंडिया से ज़्यादा कर रहा है। वहीं स्मॉल कैप में भी ऐसा ही है, स्मॉल कैप कंपनीज में भी 10% इसने इन्वेस्ट किया हुआ है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि टॉप 10 कंपनीज कौन सी है इसके पोर्टफोलियो में।
अब अगर हम टॉप 10 कंपनीज पे यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने सुप्रीम इंडस्ट्रीज में लगाया हुआ है, लगभग 6% के आसपास। वही रैमको सीमेंट्स में 4% और कोरोमंडल इंटरनेशनल में 3.5% के आसपास। उसके अलावा फीएजी बियरिंग्स इंडिया में भी 3% और थर्मेक्स में भी 3% पैसा लगाया हुआ है। उसी तरह परसिस्टेंट सिस्टम, शीला फोम्स, पीआई इंडस्ट्री, ओयू फाइनेंसर और आर्तुल इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में शामिल हैं। तो ये भी अगर हम टॉप 10 कंपनीज देखते हैं तो लगभग सारी ही कंपनीज यहाँ पर हमें मिड कैप कंपनीज दिख रही हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड ने आपको कैसी रिटर्न बना के दी है। तो अगर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं तो एक साल में आपका 10,000 रुपये इस फंड ने 19,000 रुपये बना दिया, यानी कि 93% की रिटर्न के आसपास। वहीं 2 सालों में वही 10,000 रुपये आपके 15,500 के आसपास दिख रहे हैं और 3 सालों में भी 15,000 के आसपास दिख रहे हैं। वहीं 5 सालों में इस फंड ने भी आपकी इन्वेस्टमेंट को 150% के आसपास बना दिया है। आपके लगाए हुए 10,000 रुपये इस फंड ने 24,700 के आसपास कर दिए हैं। तो दोस्तों रिटर्न के मामले में ये तीनों ही फंड्स काफ़ी अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। 5 सालों की रिटर्न अगर हम देखते हैं तो लगभग इन तीनों ही फंड्स की सेम ही मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि एसआईपी इन्वेस्टर्स को इन फंड ने कैसा पैसा बना के दिया है। तो अगर हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं तो एक साल में आपकी 12,000 की लागत इसने 17,000 बना दी है। वहीं 2, 3 और 5 सालों में अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो 5 सालों में अगर आप 1,000 पर मंथ पे एसआईपी करा रहे होते तो 60,000 की लागत 1 लाख रुपए यहाँ पर आपको बन गई है इस फंड में। तो दोस्तों ये थे वो 3 अच्छे फंड्स जो मुझे लगते हैं मिड कैप कैटेगरी में, जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। अब दोस्तों आइए एक चीज़ देख लेते हैं जो मुझे पूरा यकीन है कि कमेंट बॉक्स में पूछा जाएगा काफ़ी टाइम, कि ये तीनों फंड्स आपस में कितनी एलोकेशन इनकी ओवरलैप हो रही है और क्या आप ये तीनों ही फंड्स या इनमें से कोई 2 फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो मैं इसका जवाब आपको अभी इस वीडियो में ही दे देता हूं। तो अब अगर मैं पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज के पोर्टफोलियो की बात करूं तो इसके पोर्टफोलियो में 46 कंपनियां यहां पर मुझे दिख रही हैं और 33% जो इसका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वो ओवरलैप हो रहा है एक्सिस मिड कैप से और 26% पोर्टफोलियो इसका कोटक इमर्जिंग से ओवरलैप यहाँ पर हो रहा है। और सिर्फ 13 कंपनीज इसकी 46 में से एक्सिस मिड कैप के पास हैं, वहीं 12 कंपनीज कोटक इमर्जिंग के पास भी इस फंड की दिख रही हैं। वहीं अगर हम यहाँ पर एक्सिस मिड कैप की बात करें तो एक्सिस मिड कैप के पोर्टफोलियो में 57 कंपनीज हैं टोटल, जिसमें से 28% कंपनीज पीजीएम इंडिया के पास है और कोटक इमर्जिंग के पास 22 कंपनीज हैं जो 40% यहाँ पर होल्ड कर रही हैं। तो यानी कि दोस्तों अगर हम इन तीनों की पोर्टफोलियो की ओवरलैपिंग यहाँ पर देख रहे हैं तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग 40% के आसपास की मुझे दिख रही है। तो अगर आप कोई 2 फंड्स इनमें से ऐड कर सकते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 30-35% की ओवरलैपिंग ज़्यादा नहीं मानता हूँ मैं कि वो इसमें आपको खास दिक्कत होगी। दोस्तों मेरी तरफ से आज इन फंड्स पर इतना ही। अगर आपको इन फंड्स में से कोई भी फंड अच्छा लगता है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की भी एक वीडियो मैंने अपने लिए चैनल पे बनाई हुई है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो उसे जाकर ज़रूर देखें। दोस्तों मेरी तरफ से इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।